दोस्तों, मैं फ़ज़ल हुसैन अपने चैनल में आपका स्वागत और वेलकम करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2010 का बायोलॉजी सेक्शन का चौथा वीडियो। इससे पहले 3 वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं, 1 से 25, 26 से 50 और 51 से 75। आज इस वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे 76 से लास्ट 100 तक, जो 2010 में 200 प्रश्न आए थे, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री और 100 बायोलॉजी के। आज 76 से 100 तक के आंसर की आपके सामने पेश करूंगा। यह है 76वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक पार्श्व विभाज्योतक नहीं है? तो ये है हमारा अंतर्वेशी विभाज्योतक। ये शीर्षस्थ विभाज्योतक के वे भाग हैं जो अक्ष की वृद्धि तथा स्थायी ऊतकों के निर्माण के दौरान शीर्ष से पृथक हो जाते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन एक नवीकरणीय क्षय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन जीवित जनन करने या स्वयं को प्रतिस्थापित करने और वृद्धि करने में सक्षम संसाधन होते हैं। तो ये नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन कहलाते हैं जो दोबारा से अपने आप को स्थापित कर सके। तो कोयला है, खनिज, पेट्रोलियम ये नहीं कर पाएंगे। वन जो है वो नवीकरणीय 6 प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। दीप्ति कालिता को सर्वप्रथम खोजा गया था। तो दीप्त कालिता की परिघटना सर्वप्रथम गार्नर तथा एलार्ड द्वारा तंबाकू के पौधे में खोजी गई थी। तो ये इसका ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसके कारण C3 पादपों की तुलना में C4 पादप प्रकाश संश्लेषण में अधिक सक्षम होते हैं? तो साथियों याद रखें, C4 पादप प्रकाश संश्लेषण में C3 पादपों की अपेक्षा अधिक सक्षम होते हैं। तो इसकी वजह यह है कि पत्तियों की कोशिकाओं में हरित लवकों की अधिक संख्या उपस्थित होती है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। शैवालों की कोशिका भित्ति निर्मित होती है। तो हाँ दोस्तों, शैवालों की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? तो देखें कि पौधों की भांति शैवालों की कोशिका भित्ति में भी सेल्यूलोज, मेनन तथा गैलेक्टन उपस्थित होते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। कुछ उच्च तापरागी जीव जो उच्च अम्लीयता वाले आवासों में वृद्धि करते हैं, निम्नलिखित में से किन 2 समूहों से संबंधित हैं? तो तापरागी जीवाणु अत्यधिक गर्म स्थानों पर पाए जाते हैं जहां ताप 60 डिग्री से 80 डिग्री तक होता है। तो ये है हमारे यू बैक्टीरिया तथा आर्किया। तो ए ऑप्शन हमारे सही हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए आनुवंशिक अभियांत्रिकी का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है? तो मनुष्य के प्रयोग करने से पहले पोलियो के टीकों की सुरक्षा संबंधी जांच करने के लिए ट्रांसजेनिक चूहों का उत्पादन किया गया है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। बीटी मतलब बैसिलस थुरिनजिएंसिस नामक एक जीवाणु एक प्रकार के क्रिस्टलों का निर्माण करता है जिनमें एक विषैला कीटनाशक प्रोटीन उपस्थित होता है। जिनमें से एक विषैला कीटनाशक विशिष्ट बीटी टॉक्सिन यानी बैसिलस थुरिनजिएंसिस जीन्स को पृथक करके कपास में डाला गया, जिसे हम बीटी कपास कहते हैं। इसके कुछ जो अभिलक्षण है वो ये हैं कि इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, यानी उच्च उत्पादन क्षमता, तथा बॉलवर्म के प्रति प्रतिरोधक हो जाती है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से किसके कारण अंतःकाष्ठ रसकाष्ठ से भिन्न होती है? निरंतर द्वितीयक वृद्धि के परिणामस्वरूप बाद के वर्षों में संवहन की क्षमता समाप्त होने के कारण द्वितीयक जाइलम अक्रिय हो जाते हैं और मृतक तथा असंवहनी तत्वों की उपस्थिति के कारण अंतःकाष्ठ और रसकाष्ठ जो है भिन्न होते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। सैटेलाइट डीएनए एक मुख्य यंत्र है। तो ये सैटेलाइट डीएनए क्या है? ये ब्रिटेन तथा उनके सहयोग ने 1966-68 के दौरान ये प्रदर्शित किया कि डीएनए में छोटे क्षारक क्रमों की 100 से अधिक बार पुनरावृत्ति होती है। इसे सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। ये सैटेलाइट डीएनए फिंगर प्रिंटिंग यानी विधि विज्ञान का मुख्य आधार है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। स्तनधारी के अंडाणु का द्वितीय परिपक्वता विभाजन होता है।
तो स्तनधारियों के अंडाणु में परिपक्वन प्रावस्था के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। शुक्राणु द्वारा विभेदन के पश्चात असमान कोशिका द्रव्य विदलन के साथ द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण हो जाता है। तो ये जो विभेदन होता है अंडाणु शुक्राणु द्वारा, अंडाणु का द्वितीय परिपक्वता विभाजन शुक्राणु द्वारा अंडाणु का विभेदन होने तक पूर्ण हो जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन अणु जीव विज्ञान के केंद्रीय डॉगमा का पालन नहीं करता है? तो ये है हमारा HIV, ये केंद्रीय डॉगमा का पालन नहीं करता है। तो डी ऑप्शन ये सही है। मनुष्य के शुक्राणु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो मनुष्य के शुक्राणु द्वारा अंडाणु के भेदन की एक रासायनिक क्रियाविधि होती है। इसमें शुक्राणु का एक्रोसोम नामक भाग एक्रोसोमल अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप शुक्राणु लाइसिन उत्पन्न करता है, जो स्थानीय रूप से अंडावरण को घोलकर शुक्राणु हेतु बंधन मार्ग तैयार करता है, यानी निषेचन में सहायता मिलती है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। वृक्क प्रत्यारोपण के संबंध में नीचे दिए गए 4 कथनों ए से डी में से 2 सही कथनों का चयन कीजिए। तो पहला कथन है वृक्क प्रत्यारोपण सही प्रकार से होने की दिशा में भी गिराही को लंबे समय तक प्रतिरक्षा दमन कर लेने की आवश्यकता होती है। तो ये जो कथन है वो सही है। दूसरा है कोशिका व्यवहित प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया प्रत्यारोपण को अस्वीकार करने हेतु उत्तरदायी होती है। तो ये दूसरा कथन भी सही है। बाकी के जो सी और डी कथन है प्रत्यारोपण अस्वीकार करने हेतु बी लिम्फोसाइट्स उत्तरदायी होती हैं, ये भी गलत है। और वृक्क प्रत्यारोपण की स्वीकार्यता अथवा अस्वीकारता विशिष्ट इंटरफेरॉन्स पर निर्भर होती है, ये भी कथन गलत है। तो देखते हैं उपरोक्त में से 2 सही कथन हैं। तो 2 सही कथन है ए और बी। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। वायु परागित पुष्प होते हैं। तो वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं देखते हैं कि पहली विशेषता यह है कि बाह्यदल दल सहपत्र दिखावटी नहीं होते हैं। दूसरी जो विशेषता है वो परिदल पुंज की वालियां कभी कभी अनुपस्थित होती हैं। पुष्पों में सुगंध तथा मकरंद अनुपस्थित होते हैं। परागकण शुष्क अत्यंत छोटे आकार के चिपकन रहित तथा न भीगने वाले होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही है। डी बी निम्न में से किसकी मात्रात्मक अभिव्यक्ति हेतु प्रयुक्त मानक का संक्षिप्त रूप है? तो ये हमारी जो ध्वनि प्रदूषण है ये प्रदूषण का एक भौतिक रूप है। डी बी ये जो है डेसिबल यानी ध्वनि की मात्रात्मक अभिव्यक्ति प्रयुक्त का एक मानक इकाई का संक्षिप्त रूप है। WHO ने शहर में ध्वनि का स्तर 45 dB यानी 45 डेसिबल निर्धारित किया है। तो यह एक निश्चित प्रदूषक की मानक इकाई का संक्षिप्त रूप है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन जैव समुदाय का एक अभिलक्षण है? तो यह है हमारा स्तरीकरण यानी स्ट्रेटिफिकेशन जैव समुदाय का एक अभिलक्षण है। स्तरीकरण यानी स्ट्रेटिफिकेशन में एक समान स्थान पर विभिन्न पादप या जीवधारी अनेक स्तरों का निर्माण कर लेते हैं। एक वन में 5 से 7 तक स्तर तक हो सकते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही है। मनुष्य में मोरुला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये पहला कथन है, इसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा अविदलित युग्मनज के लगभग समान होती है किंतु DNA की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। ये जो कथन है वो सही नहीं है यानी गलत है। बी ऑप्शन में इसमें अविदलित युग्मनज की तुलना में काफ़ी कम कोशिका द्रव्य होता है तथा DNA की मात्रा भी कम होती है, ये भी गलत कथन है। इसमें कोशिका द्रव्य तथा DNA की मात्रा अधिक अथवा कम रूप से अविदलित युग्मनज के समान होती है, ये भी गलत है। इसमें डी ऑप्शन जो है वो इसमें अविदलित युग्मनज की तुलना में कोशिका द्रव्य तथा DNA की मात्रा अधिक होती है। यह डी ऑप्शन इसका सही है। उद्यान मटर के प्रतानों का किसी सहारे के चारों ओर लिपटना एक उदाहरण है। इस प्रशानुवर्तन किसी बाह्य वस्तु से संपर्क के कारण उत्पन्न होती है। किसी सहारे के चारों ओर उद्यान मटर के प्रतान लिपटना इस प्रशानुवर्तन का ही एक उदाहरण है। तो ये सी ऑप्शन हमारा सही है। हरित गृह गैसों में सर्वाधिक आनुपातिक योगदान देने वाली 2 गैसें हैं। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 60% तथा CH4
20%। ये अत्यंत सामान्य हरित गृह गैसें हैं जो हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करती हैं और इसके परिणामस्वरूप अंततः विश्व उष्मायमान की परिघटना उत्पन्न होती है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन जैविक कृषि में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो केंचुआ, ग्लोमस, ऑस्ट्रेलेटोरिया, ये तीनों ही जैविक कृषि में प्रयोग किया जाता है इनका, और घोंघा जो है इसका जैविक कृषि में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो डी ऑप्शन सही है। मंथन टैंक जैव संयंत्रों को डिजाइन किया गया है। तो देखें किस लिए डिजाइन किया गया है, ऑप्शन देखते हैं। तो साथियों, मंथन टैंक जैव संयंत्र को संपूर्ण प्रक्रम के दौरान ऑक्सीजन की उपलब्धता बनाए रखने हेतु डिजाइन किया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है। तो अंडाशय के निकट का भाग कीप के आकार का होता है, जिसे वायु कोशिका कहते हैं। वायु कोशिका अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु को एकत्र करने में सहायक होती है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। ट्रांसजीनिक बासमती चावल की उन्नत किस्म उच्च उत्पादक तथा विटामिन ए से प्रचुर होती है। इस ट्रांसजीनिक बासमती चावल का उत्पादन गरीब देशों में विटामिन ए की कमी से पीड़ित बच्चों की मदद करना था। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। तो यह है 100वां प्रश्न इस वीडियो का भी और इस पेपर के बायोलॉजी सेक्शन का भी लास्ट क्वेश्चन है और इस पेपर का भी लास्ट है। तो देखते हैं इसमें क्या है। निम्नलिखित में से किसमें संक्रामक प्रोटीन उपस्थित होते हैं? तो ये है हमारा प्रियोन। प्रियोन कण में कोई न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित नहीं होता है। प्रियोन संक्रामक होते हैं। बाह्यकोश की अवस्था में यह पूर्ण तथा प्रोटीन होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें और जो नीट की तैयारी हिंदी मीडियम से कर रहे हैं उनको शेयर करें और ऐसी ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।